बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कुछ रिपोर्ट शाया की है, महंगाई के हवाले से रिपोर्ट शाया की है। इस रिपोर्ट के अंदर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन किया जाए तो इस माह पिछले साल के मुताबिक 8.4% इन्फ्लेशन में, जनरल इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है। और अगर पिछले माह को देखा जाए तो पिछले माह 9.7% इजाफा हुआ था इन्फ्लेशन में, जनरल इन्फ्लेशन में। अब सीपीआई इन्फ्लेशन, अर्बन, रूरल, उन तमाम डिविजन्स के अंदर जाया जाए तो अर्बन ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है 8.7% और रूरल इंक्रीज हुई है 8%। पिछले माह के कंपैरिजन में ये इन्फ्लेशन के अंदर इंक्रीज तो कम है, लेकिन महंगाई तवातुर से बढ़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां इंतखाबात के अंदर बारहा और तवातुर से कामयाबियां हासिल कर रही है, वहां क्या महंगाई के खिलाफ यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कामयाबी हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? बिलखुसूस एक ऐसे मौके के ऊपर जहां इंटरनेशनली कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सस्ते तरीन मुमालिक में से है, वहां पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लोगों के अंदर और पाकिस्तान के लोगों की इनकम के मुताबिक क्या रहना सस्ता है या महंगा? ये एक अहम सवाल है जो कि एक आम शहरी भी पूछ रहा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कोरोना वायरस की तेजी से फैलती हुई फोर्थ वेव के बारे में। पाकिस्तान के सूबा सिंध, बिलखुसूस कराची के अंदर इसकी शरह बढ़ती चली जा रही है और ओवरऑल पाकिस्तान की पॉजिटिविटी रेशो भी तेजी से बढ़ रही है। क्या हम फोर्थ वेव की पीक की तरफ बढ़ रहे हैं या फोर्थ वेव की पीक आ चुकी है? आज एनसीओसी ने कुछ फैसले किए और उन फैसलों का निफाज सूबों ने अपने हिसाब से करना है। रेस्टोरेंट्स में इंडोर सिटिंग बंद कर दी गई है, टेक अवेज अभी भी जारी हैं। इन तमाम फैसलों का निफाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ आरा के बुनियाद के ऊपर जो डिसीजंस हैं उनको कैसे कन्वर्ज किया जाए, ये तमाम सवालात आज हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में अली गौहर साहब मौजूद हैं, एमएनए है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया ऑन, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर ससी पलेजो साहिबा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती है। बहुत शुक्रिया ससी, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ऑन मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, ये बताती है कि जो महंगाई की शरह है वो पिछले माह के कंपैरिजन में इस माह कम बढ़ी है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करें तो इन्फ्लेशन तवातुर से बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सियालकोट का मार्का है वो फतह किया, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में आप लोग जीत गए, लेकिन महंगाई के खिलाफ जंग, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पीएम इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि ये जंग हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उस जंग का क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नहीं, कभी भी आपको फिर कंपैरिजन को ना फिर पूरी दुनिया के हिसाब से देखना चाहिए। अगर आपने कल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी हो तो उन्होंने कहा था कि ये जो एनालिसिस आया जिसमें पाकिस्तान दुनिया का चीपेस्ट, सस्ता तरीन मुल्क है, ये हमने नहीं किया, ये इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक। और इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका सारे डाउन द लाइन, डाउन द क्यू फॉल करते हैं। और इसकी वजह सिंपल क्या है कि इंटरनेशनली जब कोविड के बाद जब दुनिया ने वैक्सीनेशन कराना शुरू किया तो एक ऑटोमेटिकली सप्लाई का शॉर्टेज आई और डिमांड बहुत ज़्यादा ड्राइव कर गई। इंटरनेशनल प्राइसेस सबकी बढ़ गई थी। मैं अगर एक एक चीज़ आपको गिनवानी शुरू करूं, लेट्स बिगिन फ्रॉम दी तेल की बात करते हैं। पिछले साल ब्रेंट की प्राइस $47 क्रूड की प्राइस थी, पिछले साल $47 पर बैरल। आज इट स्टैंड्स $80 पे खड़ी है आज के दिन में। इसी तरह अगर घी की कीमत चेक करें तो घी बनता है आरबीडी पाम ऑयल, वो मलेशिया से आता है। पिछले साल $560 पर मेट्रिक टन के ऊपर खड़ा था आरबीडी पाम ऑयल, आज $1100 पे चला गया। इसी तरह अगर आप गंदम का कंपैरिजन करें तो पिछले साल किसान को $1300 के हिसाब से गंदम कीमत दी गई। इस दफा गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस 1800 थी और गंदम $1900 के हिसाब से प्राइवेट मार्केट ली। अब ये तीनों चीज़ों का कंपैरिजन देख लीजिए। जब इंटरनेशनली एक चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसके इंग्रेडिएंट्स की प्राइस बढ़ती है, रॉ मटेरियल की बढ़ती है, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट बढ़ना ही बढ़ना। हम क्या कर सकते हैं एज अ गवर्नमेंट? हमने लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ानी है। अगर आप इस साल के सिर्फ किसानों की परचेजिंग पावर देखें, मैंने चारों आपको कमोडिटीज, एग्रीकल्चर कमोडिटीज की फिगर देखता हूं कि $180 मन हमारा जो था ये गन्ना था पिछले साल, वो $300 मन पे गन्ने का परचेज हुआ। मकई पिछले साल $1100 मन थी, इस दफा $1400 मन पे चली गई। धांज 1400 से इस वक्त $2100 मन पे चली गई। और गंदम ऑटोमेटिकली 1300 से 1800 आ गई। 1100 अरब रुपया हमने एग्रीकल्चर सेक्टर
सेक्टर में पंप किया है ताकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़े। देखें महंगाई को I'm sorry I'm cutting you short here. बात सारी ये है कि चलिए आपने बहुत ज़्यादा सब्सिडीज भी दे दी, आप लोगों ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए जो इंपोर्टेड चीनी है उसको भी सस्ती करने के लिए आपने सब्सिडीज दे दी, बट द प्रॉब्लम अराइजेस कि आप चाहे पूरी दुनिया के ममालिक में से सबसे सस्ते मुल्क हों, लेकिन जब तक आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर के साथ corroborate नहीं करती तब तक फ़ायदा कोई नहीं है। और इकॉनमी तो तभी बूम करती है ना जब आपके आम अशखास की तनख्वाहें भी उसी हिसाब से बढ़ रही हो जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही हो। तो हम क्या ये कंपैरिजन, सिर्फ ये कंपैरिजन कि कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा महंगा है, इसकी बेसिस पे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है बहुत ज़्यादा कामयाब जा रही हैं, बिलखुसूस माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। सिर्फ 3 चीज़ें कहता हूँ कि महंगाई को ऑफसेट करना इन हालात में दुनिया में किसी मुल्क में नहीं। अब अमेरिका इस वक्त बहुत बड़ी इन्फ्लेशन फेस कर रहा है, अमेरिका जैसे, चाइना में इन्फ्लेशन आ गई। हम क्या कर सकते हैं, हम आम आदमी की परचेजिंग पावर, मैंने आपको कहा किसान में 1100 अरब रुपया, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने क्या किया 17,500 से लोगों की तनख्वाहें 20,000 कर दी। जो लोग पब्लिक सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया। वी केप्ट ऑन पुशिंग इट। अब हमने क्या किया है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है या दिहाड़ीदार है या छाबड़ी वाला है, अब आप सिंपल से देखिए, अपने घर से जब निकलते हैं सुबह आपको फ्रूटों की रेडी के ऊपर अगर फ्रूट जितने पड़े जाते हैं शाम को ऑटोमेटिकली बिक जाते हैं। व्हाट इज कि आपकी डिमांड ड्राइव हो रही है, लोगों का रोजगार चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की आपकी फिगर जो है वो राइज नहीं कर रही। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन मजे की बात ये है कि अली गौहर साहब मुस्कुरा रहे हैं। पिछले दिनों इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी अली साहब यही बोला है कि देखें अगर वाकई में गुर्बत बहुत बढ़ रही होती तो सयाहत के मकामों के ऊपर अरबों रुपए जाकर जो आम शहरियों ने खर्च किए हैं वो ना होता। यानी क्या आप लोगों की वो जो एक बहुत बड़ा स्टैंड से कि जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बिठा दिया, कि इसका भट्टा तो नहीं बैठ जाएगा आपके इस स्टैंड का? देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें पाकिस्तान की मईशत का जो भट्टा 3 सालों में बैठा है, हमारी तो दुआएं ही अब हैं कि अल्लाह करे कोई मुआवजा हो और उठ जाए, वरना भट्टा तो बैठ चुका है। देखें सूरत हाल ये है, ओन साहब जो है माशाल्लाह बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपना वो मतलब है मौक़िफ़ देते हैं, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अवाम जो पाकिस्तान की है वो बड़े सादा अल्फाज में हाल चाहती है। एग्रीकल्चर पे बात कर रहे थे, मैं मुख्तसर सारत करूँगा। भाई आप ये बात कर रहे हैं कि गंदम का रेट बढ़ गया, मक्की का रेट बढ़ गया, उसके अलावा जी धान का रेट बढ़ गया। भाई आप जब इनकी कीमतों के बढ़ने की बात कर रहे हैं तो आप इनपुट्स का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? आप ये भी बताएं कि जो नून लीग के टाइम में जो डीएपी की खाद की बोरी 2400 में मिलती थी, आज 6000 ब्लैक रेट पे भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आप ये क्यों नहीं बताते कि जो उस वक्त पर यूनिट ज़मींदार को बिजली का पर यूनिट रेट था वो 5 रुपये 5 यूनिट था, आज वो 12, 13, 14 रुपये, और बल्कि अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो 20 के करीब कहीं जाके चला जाता है, 17 और 18 के करीब चला जाता है। आप ये क्यों नहीं बताते कि जो पेस्टिसाइड थी उनकी जो प्राइसेस हैं वो डबल हो गई हैं ज़मींदार के लिए? आप ये क्यों नहीं बताते कि डीजल का जो रेट था वो उस वक्त से अब तक वो डबल हो चुका है? मुझे हाथ में नहीं है हाथ में। अगर आप वो असद उमर साहब का फार्मूला लगाएं, जब वो नून लीग के टाइम में असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर स्पीच किया करते थे कि वो लगाएं, फिर आपने कहा जनाब हमने ज़ीरो वो टैक्स कर दिया, बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया। या मतलब है कि बजट गया, घी की कीमत बढ़ी, आटे की कीमत बढ़ी और अद्वियात की कीमत 100%, मोर देन 100% अद्वियात की। क्यों बढ़ी? मुझे ये देखें आपकी नज़र में रीज़न क्या है? करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। वो तो आप पे करप्शन का इल्जाम लगाते हैं। वो इल्जाम लगाना और बात है ना, प्रैक्टिकली करना और बात है। वो कर रहे हैं करप्शन। जो पाकिस्तान का कोई ऐसा हफ्ता मुझे बताएं जब से ये गवर्नमेंट आई है, कोई ऐसा महीना मुझे बताएं कभी आपको मिलता है। अभी अगर उल्टा गिनती शुरू कर दें तो रिंग रोड स्कैंडल, कभी आटा का स्कैंडल, कभी चीनी का स्कैंडल, कभी बीआरटी पेशावर का स्कैंडल, कभी जनाब वो सुनामी ट्रीज का स्कैंडल, कभी जनाब वो आपको केस पेंडिंग नजर आएंगे जो कि फॉरेन फंडिंग। मकसद ये है, मकसद ये है। और इवन आप सब बातों को छोड़े, जो पाकिस्तान के लिए बाहर से खैरात मिली थी 12 खरब रुपए की, 12 खरब की कोरोना के नाम के ऊपर, इनकी गवर्नमेंट में इनके जो अंडर चलते हैं वो मतलब है कि उसके ऊपर वो आ गई हैं कि इन्होंने मतलब है कि उसमें करप्शन किया। 12 खरब और बाकी कोरोना के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं जरा सेनेटर ससी की तरफ पाकिस्तान, सेनेटर ससी आप इस बात से एग्री करती हैं कि वो जमात जो आप पर और अली साहब की जमात पर इल्जाम लगाती है कि करप्शन आप लोगों ने बेशबहा की है और करप्शन में आप लोग चोली दामन का साथ है आप लोगों का,
وہ جماعت خود کرپشن کر رہی ہے؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف کا تو نعرہ یہ تھا کہ ہم کرپشن کو پاکستان میں ختم کریں گے. بہت شکریہ انیکا. دیکھیں ان کو 3 سال ملے اور اس میں بہت ساری چیزیں کی جا سکتی تھی. انٹرنیشنل مختلف چیلنجز پریشرس اپنی جگہ پر، لیکن ہر چیز جو ہے بری چیز کا یہ موازنہ کرتی ہے کہ فلاں ملک میں تو یہ ایسا ہو گیا یا فلاں ہو گیا، ڈیولپنگ کنٹریز ہوں یا ڈیولپڈ ہوں. لیکن یہ کم سے کم حالیہ جو ریسنٹ انہوں نے عذاب گرایا ہے پیٹرول کا، یہ تو بجٹ کے بعد غالباً یہ 3ری مرتبہ انہوں نے اضافہ کیا ہے. ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ بجٹ میں بھی جو انہوں نے گل کھلائے پی ٹی آئی والوں نے، ہم نے کہا منی بجٹس ابھی آئیں گے، ملٹیپل آئیں گے. اور آئی ایم ایف کی شرائط کے حوالے سے اب مزید اور کیا آپ کو پتا ہے ڈائریکٹلی ہوتا ہے پیٹرول کا، تو اس میں آپ کو ظاہری باتیں چینی ہو، گھی ہو، دالیں ہوں، 12.20 مہنگائی کی شرح کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھ لیں تو اب صورتحال کہاں جا کر یہ کھڑی ہوگی. اور بجٹ کے دنوں میں بھی ہم نے یہ بات کی، اس کے بعد بھی ایک مرتبہ تو انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہو رہے، لیکن دو مرتبہ جو بڑھائی ہیں قیمتیں، اس کا کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹیم جو ہے وہ بڑی ہی سپرفیشل خود بھی ہے اور سپرفیشلی ہر چیز کو دیکھتی ہے. لیکن کیا کرپٹ یعنی ہے؟ شروع کے دن سے کیا کرپٹ ہے ان کی ٹیم، جیسے علی گوہر کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جہاں جہاں کرپشن کے ثبوت تک ملے ہیں انہوں نے یعنی اپوزیشن کو تو بغیر ثبوتوں کے کٹڑے میں کھڑا کر دیا ہے. خورشید شاہ صاحب کی مثال سب سے آگے ہے کہ آئے روز نئے ریفرنس ہیں، وہ نکل کچھ نہیں رہا. اور ہمارے لیڈر سب جو ہے وہ کٹڑے میں روز نئے ریفرنس بنائے جاتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب اور دوسروں پر. لیکن ان کی یہ کرتے ہی کیبنٹ میں بھی کسی کی کھل کر ثبوت بھی سامنے آتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، ریشفل کر کے ان کو وہ چھٹی پر بھیج دیتے ہیں، پھر نئی منسٹری کے ساتھ ان کو جو لے کر آتے ہیں. یعنی سزا اور جزا کا نظام نہیں ہو رہا. اچھا سینیٹر نہیں ہے، دو سٹینڈرڈز کا سیٹ یہاں چل رہا ہے اور 2 پاکستان کی یہ نشانیاں ہیں. میرے خیال میں یہ چیز لوگوں نے بھی رد کی ہے کہ پہلے سال سے انہوں نے انرجی کی جو بھی دیکھیں، گیس، الیکٹریسٹی جو پرائسز بڑھائی تھی تو کاروباری شخصیات سے لے کر ہر جو چیخ رہا تھا. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے، کووڈ کا لاک ڈاؤن ہمارا تو جو ہے یہاں جہنم بنا ہوا ہے کراچی، تو ہر دوسرا شخص جو ہے ایک وبا ہے، ظاہری بات ہے. لیکن یہاں تو ان کو جو ہے ہر بات کہتے ہیں کہ یہ سرحد بھی کھول دے، وہ بھی کھول دیا. اچھا یہ کووڈ کے بارے میں بات کرنی ہے، لیکن مجھے ابھی ذرا بریک کی طرف جانے دیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ یہ کتنے سارے الزام لگ گئے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ کرپٹ ہیں، نااہل ہیں. ان لوگوں نے کسی بھی طریقے سے 2 نہیں 1 پاکستان کا جو نعرہ لگایا تھا وہ پورا نہیں کر سک رہے. کیا ان الزامات کو پی ٹی آئی تسلیم کرے گی، ریجیکٹ کرے گی؟ obviously ریجیکٹ کرے گی، لیکن کن بنیادوں پر؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے اتنے سارے الزاموں کی بوچھاڑ پاکستان تحریک انصاف پر. سینیٹر رون، یہ الزام بالخصوص جو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو تھا کہ ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے، 2 نہیں 1 پاکستان بنانے، یہ الزام اگر پاکستان تحریک انصاف پہ ہی لگ جائے تو پھر بات تو بڑی الٹی ہو جاتی ہے. ہاؤ ڈو یو ٹیک دس؟ پورے 10 منٹ کے شو میں جب سے بات شروع کی، میرے دونوں آنریبل کولیگز نے ایک فگر نہیں کوٹ کیا. آپ 3 سال کا پورا ان کا وہ جو نیریٹو ہوتا ہے نا شام کو، آٹا گھی چینی دال، آٹا گھی چینی دال، اس کے علاوہ کوئی نعرہ کسی کو نہیں آتا. آنریبل کلیف فرام نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے میڈم نے کوئی ایک فگر نہیں بتائی کہ ہم پہ کرپشن کا کون سا ایلیگیشن ہے. اور میں زبانی آپ کو ایلیگیشن بتاؤں، میڈم سے شروع کرتا ہوں. 1 ارب 22 کروڑ کا کرپشن کا ایلیگیشن ہے ایسٹ بیونڈ مینز کا خورشید شاہ، جن کو انہوں نے ابھی بالکل صاف ستھرا قرار دیا. ان کے ایک لیڈر، میں صرف شہباز شریف کا پہلا جو آخری جو کلیم آیا وہ 7.2 ارب کا جو ہے وہ 260 ٹیٹیاں اس کا کرپشن کا ایلیگیشن ہے. ابھی 25 ارب کا حمزہ شہباز شریف پہ آیا
کہ اس کے اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں لوگوں نے کرپشن کر کے ان کے 8 چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں جو 25 ارب جمع کرائے. یہ تیسرا کیس ہے. میڈم کے جو لیڈر ہیں زرداری صاحب کا جو آخری ریفرنس, صرف آخری ریفرنس وہ ہے اس کا جو ان کا ایک اسٹینوگرافر تھا, مشتاق اسٹینوگرافر, جس کے اکاؤنٹ میں 5.6 ارب روپے جمع ہوئے, جس سے زرداری صاحب نے 35 کروڑ نکالے اور بلاول ہاؤس کے ساتھ والا گھر پرچیز کیا تھا. یہ فگرز کوٹ کر رہا ہوں, ایک فگر یہ کوٹ کر دیں کون سی کرپشن اور کون سا ایلیگیشن. انہوں نے اسکینڈلز کا نام تو لے دیا سو نا, رنگ روڈ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے جس میں ایک منسٹر کہتا ہے میں ایتھیکلی سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں, آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, تو اس میں کسی جو کچھ پروف ہوئے, وہ مزے کی بات ہے, وہ کرپشن ہوئی نہیں ہے, وہ لوپ بنا نہیں ہے, وہ پسوال زگ زیگ بنا نہیں ہے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا پبلک اکاؤنٹ سے پیسے نکلے ہوں آپ کے اور میری جیب میں چلے, وہ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی, وہ اس سے پہلے ہنٹا ہوا اور پکڑا گیا, روک دیا گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. کس چیز کا شور مچا رہے ہیں. یہی بات پاکستان مسلم لیگ نون جنرلی آشیانہ کیس کے اندر بھی بولتی ہے کہ دیکھیں جی پیسے تو نہیں لگے. میں نے جو 4 ایلیگیشن دی ہیں اس میں یہ ڈینائی کر کے بتائیں کہ ان میں سے ٹی ٹی آئی کے شہباز کریں جی ڈینائی, کریں ڈینائی یا ایکسیپٹ کریں. جی پلیز ہمت کریں اور ایکسیپٹ کر لیں یا ڈینائی کریں. دیکھیں اون صاحب بات کر رہے ہیں, گزارش یہ ہے کہ یہ خربوں سے شروع کرتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ انہوں نے پاناما سے شروع کیا اور اقامہ پر آ گئے. یہ جو خربوں کے الفاظ ہیں, ہم 3 سال تو ہو گئے نا اکاؤنٹیبلٹی ہوتے ہوئے, ہمیں پابند سلاسل کیا گیا, ہمارے اکاؤنٹس منجمد کیے گئے, 90 دن کے ریمانڈ لیے گئے. یہ ساری سہولیات نون لیگ کو میسر تھیں. پی ٹی آئی کے کسی بندے کو یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ ان کا 90 دن کا ریمانڈ لیا جاؤ, ان کی فیملی کے پورے اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے اربوں روپے کی جو سبسڈی دی اور آپ کی اے ٹی ایم مشینوں کی جیب میں چلی گئی, اس کا جواب دے کون ہے. ان کا میری گزارش وزیر اعظم بھائی, میں ان کے پہلے آپ کے جو لیڈر ہیں وہ تو 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں نا. ان کے پہلی دفعہ انہوں نے تو کسر ہی نکال دی نا. پہلے 3 سالوں میں ہی انہوں نے جو دیہڑی لگائی ہے, مطلب جو علیمہ خان کا, اگر علیمہ خان, لیکن علیمہ خان صاحبہ was not a public office holder. نہیں, جو فورن فنڈنگ کیس کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو باہر سے ناجائز پیسہ لایا گیا بہنوں کی اکاؤنٹ میں, یہی تو وجہ ہے نا کہ عمران خان نے ہمیشہ اپنی اے ٹی ایم کی جیبوں میں ڈالا ہے. اگر انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر اس سبسڈی کی اپروول دی جس کا کہ امپیکٹ جو ہے وہ بیچارے کسان کے اپنا فیس پر آنا تھا, وہ اس پر نہیں آیا, اس کا اگر امپیکٹ آیا تو اس کی اے ٹی ایم مشینوں میں چلا گیا. کس کو کہہ رہے ہیں نام بھی لے لیں. دیکھیں پاکستان میں گندم پڑی ہے, کاغذوں میں ایکسپورٹ ہوگی اور کاغذوں میں پھر واپس امپورٹ بھی ہوگی. چینی ایل این جی کا کون ذمہ دار ہے؟ نام لینا, اے ٹی ایم نام لینا. دیکھیں اے ٹی ایم ایک اے ٹی ایم ہے, اے ٹی ایم پہلے جہانگیر ترین صاحب وہ تو سائیڈ پہ ہو گئے. نہیں وہ سائیڈ پہ نہیں ہوئے, نہیں سینیٹر وہاں سے پوچھ لیں کدھر ہیں وہ. سب سے بڑا این آر او کس کو دیا گیا ہے؟ جہانگیر ترین کو دے دیا گیا نا کہ ایف آئی آئی ریٹن لکھ کر دے آئے ہیں, آن صاحب بیٹھے ہیں ریٹن لکھ کر دے ہیں کہ نہ ہمیں ان کی گرفتاری چاہیے, نہ ہمیں یہ مطلوب ہیں. مطلب ہے کہ وہ کھایا پیا ہضم اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد کیا آٹا اور چینی کے وہ جہانگیر ترین اور وہ ذمہ دار نہیں ہیں ان کے؟ مجھے یہ بتائیں وہ دوسرے ان کے نہیں, خسرو بختیار تو ابھی ان کی کابینہ میں بیٹھے ہیں. پھر ان کے وہ کیا جنہوں نے وہ دوائیوں پر ادویات پر دہاڑی لگائی, مطلب ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی. مقصد یہ نہیں, ایک میری گزارش سن لیں, اگر یہ نیب کی چھتری کے نیچے بیٹھ کر کرپشن کریں گے صرف اس لیے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نیب کی چھتری کے نیچے, نیب کی چھتری کے نیچے ہو رہی ہے, نیب کی چھتری کے نیچے ہی ہو رہی ہے نا, جب ان کو نیب ان کو پکڑتا نہیں ہے. بھائی اگر شہباز شریف صاحب نے کرپشن کی ہے, اون صاحب نے کہا ہے, تو خدا کے لیے وہ نیب کی عدالتیں ہیں. آپ نواز شریف صاحب کی کرپشن ثابت کریں, آپ شہباز شریف صاحب کی کریں, آپ حمزہ, ہم تو یا جیلوں میں ہیں یا عدالتوں کے سامنے کھڑے. فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ گو ٹو سینیٹر سسی, سینیٹر رون, میں آپ کی طرف آؤں گی. جن لوگوں نے فیصلے دیے ان کی ویڈیوز بھی آ گئی اور آپ نے سن بھی لیا. کل شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو میں فرمایا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو کریں, لیکن پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اکاؤنٹیبلٹی از ناٹ اکاؤنٹیبلٹی. یہاں شہزاد اکبر صاحب پہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے تو احتساب کرنا تھا, وہ احتساب کرنے کی بجائے جہانگیر خان ترین گروپ کے لوگوں کے اوپر کیسز کر رہے ہیں. تو احتساب گیا تو گیا کدھر, اور کیا آپ لوگوں کے لیے وہ احتساب نہیں کھڑا ہوتا جو اپوزیشن کے لیے کھڑا ہوتا؟ میں نے جو پہلا پوائنٹ ریز کیا تھا, آنریبل کولیگ نے ایک فگر نہیں بتائی کہ ہم نے کون سی کرپشن, اربوں سلائی مشینیں. آپ چینی کی سبسڈی نکالیں, آپ نے کتنے ارب کی دی ہے؟ اچھا چلے چینی کی سبسڈی پہ آ جائے تو چینی یہ بتائیں رمضان شوگر مل کس کی ہے سر؟
अल अरेबिया शुगर मिल किसकी है, इसको कोई डिनाई कर सकता है? सारा हमारी तरीन कौन के सी उधर शुगर गया। मिलें पड़ी हैं जी? रमजान वाली So the वापस लेना, point is, निकलवाएं ना, justify करने फिक्र के लिए लाएं कुछ रमजान भी नहीं को, इनके ये पास। रमजान शुगर अब मिल शहबाज शरीफ साहब की बात पे अगर आ जाओ, मैं आ रही हूँ सेनेटर ससी सिर्फ आखिरी चीज शहबाज शरीफ साहब की बात पे आ जाओ, मतलब अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ अगर एहतसाब होगा तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगर उसके बच्चों ने 25 अरब रुपया इस कौम का लूटा है और लोगों से करप्शन में अकाउंट में जमा करा है तो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। अगर उनके भाई साहब कह रहे हैं कि हमें अरेस्ट भी कर लिया आपने, तो केस तो चल रहा है, केस चल रहा है ना, 110 एविडेंस है, 110 लोगों ने वहां पे जाके एविडेंस कराना है, कोई अदालतें मैंने थोड़ी चलानी, अदालत मैंने चलाना है। 1 साल में फैसले हो जाएंगे इंशाल्लाह, 2023 से पहले, आपके जाने से पहले फैसले हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश करेंगे अदालतों में एविडेंस भी हो जाए, इनके खिलाफ केस साबित हो और ये जाएंगे। देखिए ये भाग नहीं सकते। अवाम को जब ये कहते हैं करप्शन का नारा, आई कैन बेट ऑन इट कि अवाम बैठ के इन पे हंसती है। अच्छा, हमने कौन सी हुकूमत की है? की तरफ भी जाना चाह रही हूँ। सेनेटर ससी आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, और अभी सेनेटर रॉन ने एक और बात कही है कि आप लोग भाग नहीं सकते, चाहे पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो। ऐड नहीं, मैं जवाब देना चाह रही हूँ। जी, जी, जो इल्जामात की बारिश हुई है, जो नाम ले लेकर उन्होंने कहा है, ये जो खुद बनी गाला में जहाँ वजीर आज़म साहब का घर है, वो भी किस तरह से रजिस्ट्रेशन हुई सबको पता है। सबसे बड़ी करप्शन तो ये है, मालम जब्बा हो, रिंग रोड हो, और क्या क्या, अलीम खान से लेकर उनके जो है खटक साग, परवेज खटक साग बैठे हैं, आजम सवाती साहब के बैठे हैं, आपके जो है बिल्कुल गौर साहब ने सही कहा कि ये जो इनके तरीन साहब है, सबसे बड़ी करप्शन तो ये एनआरओ तो उन्होंने इनको दिया है। बड़ी दूसरी चीज ये, कौन साहब ने खुद कहा कि इल्जाम है, इल्जाम है, इल्जाम है। जो चीज साबित ना हो के हवाले से इन्होंने तो कटड़े अपने लगाए हुए ना। 2 पाकिस्तान कहने का मेरा क्या मकसद था, यही था कि 2 स्टैंडर्ड से उसूलों के 2 सेट हैं, और ये नैब के हवाले से अब खुद भी ये तंग आ गए हैं। लेकिन बात यह है कि नैब को उन्होंने विक्टिमाइजेशन का टूल बनाकर ये इस्तेमाल किया है, और एहतसाब के नाम पर इंतकाम। एहतसाब उनको करना होता तो एहतसाब के ऑफिस केपीके में क्यों बंद की? इक्तिसादी रिपोर्ट्स में से केपीके के सारे फिगर्स और आदाद शुमार गायब क्यों कर दिए? बाकी फिगर्स कापी लेकर मैं भी बताऊं कि फलां के खिलाफ ये, फलां के खिलाफ, और बहुत सारे खैबर पख्तूनख्वा भरा हुआ है जहां करप्शन के हर दूसरा मिनिस्टर उसमें जो है डूबा हुआ है, लेकिन क्या उस पर कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। जो भी फाइल खुलती है, उन्होंने क्या कहा, जो बशीर मेमन जो भले दूसरों पे भी खुद उनकी क्या कि बुलाकर उनका था कि भाई ये तो बंद कर देंगे, वो तो फाइल बंद कर देंगे, फिर उसकी वजह से उनकी पेंशन तक बंद कर दी गई, उसकी नौकरी से ही उनको एक तरफ कर दिया गया। बात ये है कि ये कहाँ छुपेंगे। अच्छा नहीं, सेनेटर ससी मैं देखिए ना, आप लोग भाग रहे हैं ना, वो लोग छुप रहे हैं। मेरा एक सवाल सुन लीजिएगा, मुझे जवाब देने दे जी। खुर्शीद शाह साहब पे तो रोज नए डिफरेंस होते हैं। यहाँ जो है माफी तलाफी हो जाती है, जो उनके जो नए एमपी जो अस्पताल में पड़े हैं, वो माफिया अंदरूनी खाने एक दूसरे से माफी भी दे रहे हैं, ले भी रहे हैं, उनके केसेस करके फिर वो जो है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मेरा एक सवाल सुन लेना सेनेटर ससी, आप भी नहीं छुप रहे, आप भी नहीं भाग रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इधर है। मेरा सवाल सुन लीजिएगा। उन गुनाहों का भी दे रहे जवाब जो हम ठीक है, जो नहीं किया आपने, किए हुए गुनाहों के सजाएं मिल रहे हैं, लेकिन ये तो ये डूबे हुए हैं, उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि चलिए करप्शन नहीं की, आपने भी नहीं की, पीएमएलएन ने भी नहीं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी नहीं की, सिर्फ ये कहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फला के ये लोग में ये तो पूरी की पूरी पीटीआई जो खैबर पख्तूनख्वा कोई भी बंदा आप लिख दे जो पार्टी का है, आए रोज ये जो रिशफल होता है कैबिनेट में, क्या हम बेवकूफ है? अब हम बेवकूफ है, उनको पता नहीं है क्या मालूम? अच्छा चले, मुझे बता दें कि फिर इनको गिराने के लिए कुछ कर लेना। आप फरमा रहे हैं पीडीएम नहीं चल सकती, पीपल्स पार्टी फरमा रही है पीडीएम नहीं चल सकती, इधर शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि किसी तरीके से पीडीएम को इकट्ठा कर लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर तख्ता उलटना है तो सारी ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा होना होगा। यहाँ फिर ऑपोजिशन की बाकी जमातें कहती हैं कि शायद पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं फाउल प्ले कर रही है, इधर भी है विकेट के इस पार भी उस पार भी। क्या इसमें कोई सदाकत है? अनिका, हम अपने मैनिफेस्टो के हर जमात का अपना अपना है कि ये इत्तेहाद नहीं था, ये कोई इलेक्शन इत्तेहाद नहीं था, ये इत्तेहाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ था। हमने शुरू से ही ये क्लियर किया था कि हम आईनी फ्रेमवर्क में रहकर आइन के जमहूरी तरीकों से जो है जदोजहद जारी रखेंगे, पीसफुल रही। लेकिन जहां हमारे इतनी मौक़िफ़ जो इस्तीफा के वाले से, हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की शुरू से बात करते हैं, जब इस्तीफाएं आखिरी ऑप्शन था तो पहला किया, तो उसमें कंट्राडिक्शंस, कन्फ्रंटेशंस, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, वो कोई सही फेवर तो नहीं है, और उसमें राय जुदा हो गई। ठीक है, पीडीएम को अपने इस्तीफा देने नहीं देने अपनी बात जाए, लेकिन पार्लियामेंट के मतलब पीडीएम पे मल्टीप्लाई आगे चले, अभी ठीक हो गया। चलिए, गॉट योर पॉइंट। पार्लियामेंट में जो है
शहबाज शरीफ साहब के साथ Got your मिलकर ये पार्टी सारी वो हम है और उसमें बिल्कुल जदोजहद जारी है। गॉट योर पॉइंट। चलिए मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद हमने बात करनी है कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस की चौथी वेव पीक की तरफ बढ़ रही है और पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिविटी रेशो भी बढ़ता चला जा रहा है और सबसे ज्यादा एट दिस पॉइंट इन टाइम सिंध के शहर कराची के अंदर सूरत हाल बड़ी गड़बड़ है क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है एंड कतारें इस कदर लंबी हैं कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर कि पता नहीं सुबह के आए शाम को ही शायद फारिग हो। ब्रेक के बाद कोविड की बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। नाज़रीन, जहां एक आम आदमी की सेहत की बात आए तो वहां सियासत आड़े नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरीके से आड़े नहीं आनी चाहिए। लेकिन कोविड जब से शुरू हुआ तब से सिंध और वफाक में एक खींचा तानी की सूरत हाल मौजूद है। अभी भी सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का बोला था, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन और वर्ल्ड वाइड स्मार्ट लॉकडाउन की हमारी स्ट्रैटेजी को सराहा जा रहा है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वो एक आम आदमी के बारे में कहते हैं 4 किताबां उतो लथियां नाले लथा डंडा, 4 किताबां कुछ ना कीतियां सब कुछ कीता डंडा। तो जैसे ही लॉकडाउन लगने की बात आई है तो लोगों ने कतारें लंबी लंबी बना दी हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर। और जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है कराची के अंदर बिलखुसूस इस वक्त जौक दर जौक लोग उधर जा रहे हैं। 40 लोगों की अनफॉर्चुनेटली पिछले 24 घंटे के अंदर अमवात वाक़ई हुई हैं और 5000 लोग जो है वो कोविड का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिविटी रेशो भी बढ़ता चला जा रहा है। ओवरऑल इट इज फास्टली अप्रोचिंग डबल फिगर्स। सबसे पहले सेनेटर ऑन से बात करते हैं, उसके बाद फिर मैं सेनेटर ससी की तरफ भी जाऊंगी और अली गौर साहब की तरफ भी। सेनेटर ऑन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बिलखुसूस जब कोविड की बारी आती है तो अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट है, नॉट इन अ नेगेटिव वे। आप लोगों के लिए अगर वो चल रहा है तो ठीक है, लेकिन सिंध के आपसे बहुत इख्तलाफात रहे, शुरू से ही रहे। क्या कोई ऐसा तरीकाकार नहीं हो सकता कि वो अपने सूबे के अंदर जो मामलात चल रहे हैं उसको बेहतर तरीके से समझते हैं, कराची को बेहतर तरीके से समझते हैं, लाड़काना को, सक्खर को, उनको अलाउ किया जाए कि वो अपने तरीके से ही आगे चलें, बजाय ये कि सियासी जो एक वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही होती है वो चले? देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन। पिछले साल जब मार्च में कोविड पीक पे पहला जो उसका जो लहर आई थी, जब पीक पे गया था तो उस वक्त भी सीएम सिंध ने एक स्टेटमेंट दी थी, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन। ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है? उस वक्त हमारी अपनी जमात ने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतना प्रेशर डाला था कि सर आप लॉकडाउन लगाएं, ये ना लाखों अमवात हो जाएं, और हम खुद बड़े प्रेशर में थे। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेशर को हेड ऑन किया और दुनिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी लॉकडाउन ना लगा कि बेहतरीन थी, एंड वी वर द चौथे नंबर पे दुनिया में बेहतरीन टैकल किया था हमने कोरोना वायरस को, और WHO ने इसको एक्नॉलेज किया था। इसके मुकाबले वो ममालिक जिन्होंने लॉकडाउन किया, खासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज, उनके साथ क्या हुआ कि इंडिया ने आपको अमवात कोट की कि 4,50,000, हत्ता कि WHO ने कहा कि वहाँ पे कम से कम 40 लाख लोग मर चुके हैं और उन्होंने अंडर रेट किया। देखिए, ये लॉकडाउन चाइना में हो सकता है, जहाँ पे घर पे लॉकडाउन लगाएं तो वो चाइनीज हुकूमत घर पे ग्रॉसरी भिजवाती है, वो आटा घी चीनी उनके घरों में डिलीवर करती है। आप अमेरिका में लॉकडाउन लगा लें, आप ऑस्ट्रेलिया में लगाएं, इवन कि जो स्टूडेंट्स इन ममालिक में पढ़ने गए थे लॉकडाउन में $1000 उनको दिया जाए। हमारी हुकूमत नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम एक गरीब मुल्क हैं, हम लॉकडाउन अफोर्ड कर नहीं सकते। एक छाबड़ी वाला गरीब आदमी जो दिहाड़ी पे जाता है, आप 10 दिन के लिए बंद करें, वो खाएगा किधर से? ये नहीं पता कि बीमारी क्या करेगी, ये पता है गुर्बत उसके साथ क्या करेगी। सो हमारा पॉइंट ये था कि सिंध ऑन इट्स ओन अगर कोई डिसीजन करता है, और मेन आर्टरी है कराची से लेके लाहौर इस्लामाबाद तक, अगर कराची ऑन इट्स ओन कोई डिसीजन करता है तो पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब होगा। तो हमारा पॉइंट ये था कि आप वैक्सीनेशन पे फोकस करें, आप SOPs पे फोकस करें। अब मैं थोड़ा फिगर आपको बताऊं, हमारे पास इस वक्त 1,20,00,000 वैक्सीनेशन फारिग पड़ी है, और अगस्त में 2,30,00,000 वैक्सीनेशन फालतू, तो 3.5 करोड़ का स्टॉक है जो कि लोगों को वैक्सीन होना है, और हमारी हुकूमतों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। कल रात 9.5 लाख लोगों को टोटल वैक्सीन लगी, जिसमें सिंध में 1,80,000 लोगों को लगी। अगर इस वक्त सिंध के पास तकरीबन 12 दिन का स्टॉक एक्सेस अवेलेबल पड़ा है, लोग शीशे तोड़ रहे हैं,
वैक्सीन पड़ी है लेकिन कैपेसिटी नहीं है। हमारा पॉइंट ये था कि आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें और एसओपीज पे करें। दुनिया में सबसे आसान क्या है यार, मास्क पहनो, दुकानों पे वैक्सीनेटेड, वो काम नहीं करना क्योंकि मुश्किल काम है। आसान काम एक जुम्बश कलम से जी बंद कर दो सब, और बंद करने से उस गरीब का क्या होगा? अब डबल सवारी पे लॉकडाउन पाबंदी लगा दी, डबल सवारी पे मुरादिल शाह ने चढ़ना है या मैंने चढ़ना है, वो तो गरीब आदमी ने जाना है। अच्छा जी रेस्टोरेंट्स के ऊपर डिलीवरी बंद कर, और फूड पहना गरीब आदमी, और ढाबे पे कौन सी डिलीवरी होती है? तो हर वो चीज जो लॉजिकल नहीं थी उन्होंने सेनेटर शशि, कराची में लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स के अंदर कई कई घंटों अमला मौजूद नहीं था, वैक्सीन हमारे पास पड़ी हैं एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को लगा नहीं सक रहे, लेकिन हम लॉकडाउन करने की बातें कर रहे हैं। क्या हमें वैक्सीनेशन पर जोर देना और अमले के वक्त पे पहुंचने और तेजी से वैक्सीनेट करने के लोगों के उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बजाय ये कि हम कहें कि नहीं जी बस बंद कर दें? अनीका, आज की बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको तो पता होगा इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज में ये जो हमारे भाई है ये लॉकडाउन क्या होता है, तो नोटिफिकेशन इस्लामाबाद की इंसामिया ने निकाला है कि कुछ सेक्टर्स में वहाँ स्मार्ट लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। तो यानी सिंध अगर बचाव के लिए कुछ करे तो वो गलत, वहाँ क्वेश्चन मार्क। देखें बहुत बड़ा चैलेंज है, सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने खास कर सेहत डिपार्टमेंट जो हेल्थ का है, उन्होंने ईद की छुट्टियां भी आपको पता है कि मनसूख कर दी। खुद वजीर हो या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो, दोनों जो है मुसलसल आज भी कराची में वो दौरे कर रहे हैं, कल हैदराबाद में सेंटर्स के दौरे करे, हमने मल्टीप्लाई किए हैं, हमने सेंटर्स जो है मुख्तलिफ जो है अजला तक हमने बढ़ाए हैं। और माशाल्लाह वैक्सीनेशन का जो अमल, हालांकि इतना ये थोड़ा अनीका आपको पता भी है, लेकिन लोगों को बताने के लिए जरूरी है फिर से रिपीट करें कि एक हेवीली पॉपुलेटेड है शहर है, बहुत बड़े शहरों में से उनका एक होता है, और जाहिर बात है इतनी कोई फैसिलिटीज डेवलप कंट्रीज की तरह नहीं है, इसके बावजूद इतना हमने अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स ने दिया है कि हमने जो भी लोग आ रहे हैं, हालांकि बहुत लोग देश में पहले तो वो वैक्सीनेशन करा नहीं रहे थे, लेकिन जब से पता चला ये सीएम साहब ने कहा कि सिम भी बंद हो जाएगी और दूसरी चीजों में भी सारी रजिस्ट्रेशन पर सर्टिफिकेट भी शेयर किया कोविड का, तो हाँ, तो अब ये कि लोगों में एक सेंसिटाइज भी हुए हैं, अवेयरनेस भी आई है, और सूरत हाल भी तशवीशनाक। अब ये हमेशा के लिए लॉकडाउन थोड़ी है, लोगों को पता है कि याद है इसका टाइम पीरियड है और उसमें हमें अपना ख्याल करना है, तो लोग भी उसको फॉलो करें। बोजदार साहब ने जब ये लॉकडाउन लगाया, इकदाम किए, यकीन मानिए सीएम से लेकर हम सब ने आकर मनोहन उनको जो है जहां जहां अच्छी बात है हमने अप्रिशिएट किया। हमने ये नहीं कहा कि अब ये पीटी कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग करे वो करे, हमें पता है कि क्या करना है। हमने जो बचाव किया सिंध की स्मार्ट इकदाम की वजह से, और हमने जो है बहुत सारी चीजें एक कान में सुनी दूसरी से निकाली। बाकी हाँ, एनसीओसी में कलेक्टिव विजडम के साथ जो फैसले होते हैं उसको भी हम करते हैं। खुद डॉक्टर फैसल ने तारीफ की परसों सिंध हुकूमत के इकदाम की, के का बड़ा ही यहाँ रिस्क बढ़ता जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट कम से कम ये तो जो भी इकदाम कर रही है ये जरूरी है, ये सबको समझना पड़ेगा। पॉइंट नोटेड। सेनेटर साहिबा मेरे पास सिर्फ कुछ सेकंड रह गए हैं, मैं अली गौहर साहब का कमेंट भी ऐड करना चाह रही हूँ। पॉइंट नोटेड जी। अली गौहर साहब, कोविड के मामले पे देखिए आप सबकी अपनी अपनी फॉलोइंग है, आप अपने फॉलोअर्स को बोलेंगे या आप अपने जानने वालों को बोलेंगे या आप अपने मानने वालों को बोलेंगे कि कोविड के बारे में थोड़ा सा ख्याल कर लें, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। पैगाम क्या देना चाहेंगे लोगों को? देखें, बिल्कुल कोविड एक बड़ा सीरियस मसला है, अगरचे ये मौजूदा हुकूमत ने तो इसको सीरियस ग्राउंड पे नहीं लिया, कभी तो तारीफ कर लिया और अवाम और पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनको हालात के थपेड़ों के ऊपर छोड़ दिया, और सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन और पूरा लॉकडाउन और छोटा लॉकडाउन। मकसद ये है, अवाम पूछते हैं कि जो ग्रांट 12 खरब रुपए की हमारे लिए आई थी, आपने कोविड में हमें क्या दिया? आपने उस दिहाड़ीदार तबके को क्या दिया? मतलब उधर तो ऑडिट रिपोर्ट्स आ गई हैं कि 12 खरब आप कोरोना के नाम पर, वो एहसास प्रोग्राम वाले भी आपको पता चला कि एहसास प्रोग्राम वाले खुद जो वो एहसास प्रोग्राम की शर्ट्स पहनकर और वो डिकेटियां करते पकड़े गए लोग। मतलब है पंजाब के लोकल बॉडीज इदारे जो कि ग्रास रूट लेवल पर लोगों को जानते थे उनको आपने तोड़ दिया, और जो दिहाड़ीदार था आपने उसकी जेब में कितना पैसा डाला? आपने उसको आटा दिया, रोटी दी, कुछ भी नहीं दिया। सेनेटर नवाज साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, सेनेटर शशि पलेजो साहिबा बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक बात तो तय
رہے ہیں کہ کووڈ سے ہم بچ ہی سکتے ہیں until or unless we get completely vaccinated, پورا پاکستان completely vaccinated ہو جائے, تب تک ہمیں ایس او پیز کا جو اپنے پلو سے باندھ لینا ہے ان ایس او پیز کو. ویکسینیشن کرائیے, ماسک پہنیے, ہاتھ دھوئیے. اینڈ دیٹ از آل فرام ٹوڈے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.